बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। यूक्रेन पर रूस की जानिब से लॉन्च किए गए स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन को 5 दिन का वक्त गुजर चुका है। इस वक्त पूरी दुनिया नजरें लगाकर बैठी है कि आखिर रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी इस कशमकश, इस लड़ाई, इस कॉन्फ्लिक्ट, इस वॉर, या फिर आप इसे स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन का नाम दें, इसका नतीजा क्या निकलेगा। क्योंकि इस दुनिया के मामलात को, आलमी सियासत को और पावर डायनेमिक्स को समझने वाले लोग ये कहते हैं, ये राय देते हुए नजर आते हैं कि इस लड़ाई का, इस कॉन्फ्लिक्ट का नतीजा इस बात का तयन करेगा कि आने वाले दिनों में, मुस्तकबिल करीब में, इस दुनिया में ताकत का मरकज़ अमेरिका रह पाएगा या नहीं। अमेरिका और इसके इत्तहादियों की इस दुनिया पर इजारादारी कायम रह सकेगी या नहीं। क्योंकि इस कॉन्फ्लिक्ट के इख्तिताम पर अगर रूस अपनी सिक्योरिटी गारंटीज़ जो कि वो चाहता है अमेरिका और उसके इत्तहादी ममालिक से, वो हासिल करने में कामयाब हो जाता है, अगर यूक्रेन को नेटो मेंबर बनाने से इनकार कर दिया जाता है और रूस का ये मुतालबा भी मान लिया जाता है, तो उस सूरत में ये अमेरिका और उसके इत्तहादियों की कंसेक्यूटिव सेकेंड ईयर होगा, दूसरा साल होगा कि उनको इस किस्म की एक बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। गुज़श्ता साल जिस तरीके से उनका इनखला हुआ अफ़गानिस्तान से, तालिबान ने जिस तरीके से टेक ओवर किया काबुल को, उसके बाद ये दूसरा मौका होगा कि अमेरिका और उसके करीबी इत्तहादी ममालिक को शिकस्त होगी। और यही वजह है कि वो एक के बाद एक इक़दामात उठाते हुए रूस के ख़िलाफ़ नज़र आ रहे हैं। पाबंदियों का ऐलान किया जा रहा है, लेकिन उन्होंने ये बात वाज़े कर दी है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ नेटो टेरिटरी, नेटो इलाकों और नेटो ममालिक के ज़िम्मेदार हैं। यूक्रेन की लड़ाई में कूदने के लिए इनमें से कोई तैयार नहीं। पाबंदियों का ऐलान ये कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जो रूस के सदर हैं व्लादिमीर पुतिन, उनकी बॉडी लैंग्वेज से वाज़े तौर पर नज़र आता है कि वो तमाम जमा तफरीक करने के बाद, तमाम स्टैटिस्टिक्स अपने जहन में रखने के बाद, तमाम कैलकुलेशन और हिसाब किताब करने के बाद इस लड़ाई में कूदे हैं। उनको बड़े अच्छे तरीके से अंदाज़ा था कि अमेरिका और उसके इत्तहादी ममालिक का इस इन्वेजन के या इस हमले की सूरत में क्या रद्द-ए-अमल होगा, क्या इक़दामात उठाए जाएंगे। और बिल्कुल इस वक्त एक शतरंज की बिसात बिछी हुई है और ये खिलाड़ी जो इस शतरंज की खेल का हिस्सा हैं, ये एक के बाद एक चालें चल रहे हैं। इसका नतीजा क्या निकलता है, इस नतीजे से हटकर एक इंतहाई अहम पहलू मैं आपके सामने रखूँगा। गुज़श्ता रोज़ 27 फरवरी इतवार के दिन 6 बड़े इक़दामात का ऐलान किया अमेरिका और उसके इत्तहादी ममालिक ने। इससे पहले भी वो मुख्तलिफ इक़दामात का ऐलान कर चुके हैं और उन इक़दामात और फिर इन 6 इक़दामात को सामने रख के मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह इस कॉन्फ्लिक्ट में मगरिब ने खुद मगरिब को, यानी कि अपने ही चेहरे से, अपने मकरूह चेहरे से नकाब उल्टी है। इट्स अ बिग स्टेटमेंट, लेकिन मैं आपके सामने इसको जस्टिफाई करने की कोशिश करूंगा कुछ आदाद शुमार और कुछ हकाइक आपके सामने रखने के बाद। क्योंकि बात है सिर्फ सवाल की। अगर आप सवाल करने लगें, अगर आप इसके मुख्तलिफ अहम जावियों को इस कॉन्फ्लिक्ट के देखने लगें, तो इसमें बहुत ज़्यादा सबक भी मौजूद है कि अमेरिका, उसके इत्तहादी ममालिक, सो कॉल्ड सिविलाइज्ड वर्ल्ड इस वक्त दुनिया के साथ किस किस्म का खेल खेल रही है। वैसे तो बहुत सारे खेल ऑलरेडी बेनकाब होते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन एक खेल ज़रा मैं भी आपके सामने रख दूंगा कि क्या है। पहले मैं आपको बता देता हूँ किस किस्म के इक़दामात का ऐलान किया गया। पहले से आपको मालूम है कि किस किस्म की अमेरिका ने पाबंदियाँ, क्योंकि मैं गाहे बगाहे अपनी वीडियोस में तस्करा कर चुका हूं कि उन्होंने रशियन बैंक्स को सैंक्शन किया, उन्होंने उनकी ऑयल कंपनीज़ के हवाले से ओलिगार्क्स जो उनके बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनके ख़िलाफ़ पाबंदियों का ऐलान किया। और फिर पाबंदियों की एक तवील फहरिस्त है जो मुख्तलिफ ममालिक की तरफ से सामने आने लगी। इतवार वाले दिन 6 स्पेसिफिक मैं आपको बता देता हूं जो पाबंदियां जिनका ऐलान किया गया। और 6 से हट के फिर जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि वो टारगेटेड सैंक्शंस लगाने जा रहे हैं, पाबंदियां। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन, उनके डिफेंस मिनिस्टर, उनके फॉरेन मिनिस्टर और उनकी जो परमानेंट नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है उसके तमाम मेंबर्स के ऊपर सैंक्शंस लगाने जा रहे हैं। इसी तरीके से जो यूरोपियन यूनियन है उसने ये फैसला किया कि वो अपनी जो एयर स्पेस है वो शट डाउन करने जा रहे हैं रूस के लिए। उसके कोई प्राइवेट जेट्स ओलिगार्क्स के, उनके बिजनेसमैन के, ना तो वो यूरोप की किसी भी हिस्से के ऊपर से प्रवास कर सकते हैं, ना वहाँ लैंड कर सकते हैं, ना वहाँ से टेक ऑफ कर सकते हैं। एक बड़ी पाबंदी है जिसका ऐलान यूरोपियन यूनियन की जानिब से किया गया। आगाज़ में पहले एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा मुल्क आया और फिर यूरोपियन यूनियन खुद इस सारे मामले में मैदान में कूद पड़ी और उन्होंने कहा कि हम अपनी एयर स्पेस रूस के लिए बंद करने जा रहे हैं। साथ ही यूरोपियन यूनियन ने क्या किया, यूरोपियन यूनियन ने एक और ऐलान किया। जोसेफ बोरेल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उन्होंने कहा कि हमने फैसला किया है कि RT यानी कि रशिया टुडे और रूसी
खबर रसां इदारा स्पुतनिक उन पर पाबंदियों का ऐलान कर रहे हैं। कोई यूरोप में, कोई दुनिया में, कोई मुल्क इनकी, ख़ास तौर पर इन्होंने अपने यूरोप का कहा और साथ ही फिर उन्होंने दूसरे ममालिक को भी अर्ज किया कि आप इनके ऊपर पाबंदी लगा दें। यानी कि ये सिर्फ जो है वो लड़ाई यूक्रेन की टेरिटरी के ऊपर नहीं लड़ी जा रही, बल्कि इसमें जो इंफॉर्मेशन की जंग है उसमें भी यूरोपीय ममालिक ये कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ हमारा मीडिया जो दिखाए, जो हम मौक़िफ़ सामने रखें, वो हमारे लोगों के सामने आना चाहिए ताकि पब्लिक ओपिनियन हमारे फेवर में रहे। दी अदर साइड ऑफ द स्टोरी उसको बैन कर दिया जाता है। और फिर ये वो ममालिक हैं जो पूरी दुनिया में फ्री स्पीच के नाम पर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में, पाकिस्तान जैसे ममालिक में क्या कुछ करते हैं इस सारे मामले पर, और अपने यहाँ मीडिया को बैन करके इन्होंने एक बात तो साबित कर दी कि ये सिर्फ और सिर्फ उस फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन पर यकीन रखते हैं जिस फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को ये बहाना दिखाना और लोगों से यकीन करवाना चाहते हैं। साथ ही एक और फैसला जो है वो सामने आया कि जो सेंट्रल बैंक रिजर्व्स हैं और उसके ज़रिए जो पाबंदियां उन्होंने कहा कि हम लगा रहे हैं, यूरोपियन यूनियन ने कहा उनकी जो नई सैंक्शंस हैं उनके ज़रिए रूस के जो सेंट्रल बैंक रिजर्व्स हैं आधे से ज़्यादा उन तक रूस की रसाई मुमकिन नहीं रहेगी। साथ ही इंग्लैंड ने जो है वो चेक रिपब्लिक, पोलैंड, स्वीडन के साथ मिलकर ये फैसला किया कि किसी भी किस्म के फुटबॉल मैचेस नहीं खेले जाएंगे रूस के साथ। साथ ही जो है कनाडा से इस फैसले का जो है वो इसकी भी तौसीक की गई और एक और ऐलान किया गया उनकी तरफ से कि जो शेल्फ्स हैं मुख्तलिफ बड़ी बड़ी मार्केट्स में, जो सुपर स्टोर्स बने हुए हैं, जो बड़ी बड़ी जो है वो कैश एंड कैरीज़ हैं, वहाँ पर मार्ट्स से जो है उन्होंने कहा कि सामान उठा लिया जाए। रूस का बनाई हुई कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पर बेचने की इजाज़त नहीं होगी। इसी तरीके से जो न्यूयॉर्क के गवर्नर हैं उन्होंने कहा कि जो बिजनेसेस हैं न्यूयॉर्क के वो अपनी ट्रांजैक्शंस रशियन एंटिटीज़ के साथ ख़त्म कर दें। ये चंद एक एग्जांपल्स हैं जो पाबंदियां जो हैं इसका ऐलान किया गया। और उसके बाद फिर फीफा जंप इन करता है। फीफा आपको मालूम है कि पूरी दुनिया में जो फुटबॉल के मुकाबले हैं उनका इनकाद करता है, उसकी बॉडी है। उसने ये ऐलान किया कि रशिया मस्ट प्ले ऑल अपकमिंग इंटरनेशनल फिक्सचर्स ऑन न्यूट्रल साइट्स अंडर द नेम फुटबॉल यूनियन ऑफ रशिया। रशियन फेडरेशन के नाम से ये नहीं खेल सकते। इन्होंने कहा कि न्यूट्रल वेन्यूज़ के ऊपर इनके मैचेस होंगे। यूक्रेन में जाकर रूस नहीं खेल सकता। जाहिर है कि अभी तो हालात ऐसे हैं, लेकिन उन्होंने ये फैसला कर लिया कि रशिया में जो है मैचेस वो नहीं होंगे। फीफा का कोई मैच जो है वो सुपरवाइज नहीं किया जाएगा रूस में, और जो वेन्यूज़ हैं वो न्यूट्रल होंगे। न्यूट्रल से मुराद ये है कि अब जो रूस और उसके इत्तेहादी ममालिक हैं वहाँ पर भी रूस जो है फीफा का कोई मैच नहीं खेल सकता। साथ ही उन्होंने कहा कि जो इनिशियल से लिस्ट ऑफ सैंक्शंस हम अनाउंस करने जा रहे हैं उसके मुताबिक जो वायलेंस है उसको हम सपोर्ट नहीं कर सकते। इस वजह से हमने ये फ़ैसला किया है कि ना तो रूस का कोई झंडा इन मैचेस के दरमियान लाया जा सकता है, ना ही उनका कौमी तराना बजाया जाएगा, और ना ही रूस के शायकीन को मैच देखने के लिए दाखिले की इजाज़त होगी। इस किस्म की सैंक्शंस जो हैं उनका ऐलान किया गया अमेरिका और उसके इत्तेहादियों की तरफ से, और उनको मालूम है वो गैंग अप भी इस वजह से हुए हुए हैं क्योंकि उनको मालूम है कि अगर इस कॉन्फ्लिक्ट में रूस नहीं झुकता और इनको झुकना पड़ता है, रूस की शराइत मानना पड़ती हैं, तो फिर इनकी इजारादारी ख़तरे में है। अब आ जाते हैं मैं अपनी स्टोरी के उस पार्ट की तरफ जिसकी वजह से मैं ये कह रहा था कि इन ऐलानात से मगरिब खुद को एक्सपोज कर रहा है, अपना गंदा चेहरा पूरी दुनिया को दिखा रहा है, अपने डबल स्टैंडर्ड्स अमेरिका समेत उसके इत्तेहादी ममालिक इस वक्त पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं। पहली बात तो ये कि मैं आपके सामने कुछ नाम रखूँगा, कुछ चीज़ें मुख्तलिफ ममालिक में, और वहाँ पर जब इस किस्म की सूरत हाल पैदा हुई जो अमेरिका करता रहा उस वक्त इन ममालिक का क्या रद्द-ए-अमल था। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि ये तमाम ममालिक जो है वो अपने माजी के हवाले से ये कहते हैं कि देखें 1945 से पहले की दुनिया और थी। दूसरी जंग अजीम के बाद हमने यूनाइटेड नेशंस बना ली। हमारे से हमारे माजी के बारे में सवाल ना किया जाए, ना पूछा जाए कि किस तरह ब्रिटिश एम्पायर ने, किस तरह फ्रेंच जो उस वक्त एम्पायर थी, इसी तरीके से स्पेन ने, पुर्तगाल ने और मुख्तलिफ ममालिक हैं, इन्होंने पूरी दुनिया में किस तरीके से मुख्तलिफ ममालिक को कॉलोनीज़ बनाया। अफ्रीका और एशिया के तकरीबन तमाम ममालिक पर इनका कब्ज़ा था, इनके रिसोर्सेज लेकर लूट कर ये जाकर बैठ गए, और 1945 के बाद इन्होंने कहा कि अब एक नया वर्ल्ड ऑर्डर तश्कील पा चुका, अब हम एक रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर को तस्लीम करते हैं, अब हम अच्छे बच्चे बनकर रहेंगे। लेकिन उसके बाद
उसके बाद भी आज भी अगर मैं बात करूं तो 16 से ज़ायद इस वक्त टेरिटरीज़ हैं जो कि कॉलोनीज़ हैं, और उनके ऊपर हुकूमत करने वाले न्यूजीलैंड हैं, उन पर हुकूमत करने वाला फ्रांस है, उन पर हुकूमत करने वाला बरतानिया है, और उन पर हुकूमत करने वाला अमेरिका ख़ुद है। ये वो ममालिक हैं जो इस वक्त भी 2 मिलियन से ज़ायद जो इंडिजिनस पीपल हैं, जिनको आदिवासी कहा जाता है, उनके ऊपर रूल कर रहे हैं। बहरहाल इस सारे किस्से को भी साइड पर कर देते हैं। चीन के जो वजारत ख़ारजा के तर्जुमान हैं ली जियानज़ाओ, उन्होंने एक फ़हरिस्त जारी की कि मुख्तलिफ जो इंटरवेंशंस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हुई हैं उसमें अमेरिका किस तरीके से इन्वॉल्व रहा। उस फहरिस्त के अलावा चंद नाम हैं: इराक़, ईरान, शाम, अफ़गानिस्तान, यमन, लिबिया, मिस्र, कश्मीर, फ़लस्तीन। अमेरिका या ख़ुद इन्वॉल्व है या अमेरिका के करीबी इत्तहादी इन्वॉल्व हैं, इंडिया इन्वॉल्व है, इज़राइल इन्वॉल्व है, या अमेरिका बज़ाते ख़ुद इन्वॉल्व है। इन जंगों के वक्त आपको याद हो कि कभी फीफा की तरफ से, कभी ओलंपिक्स की जो इंटरनेशनल कमेटी है उसकी तरफ से, कभी इन सो कॉल्ड सिविलाइज्ड मगरबी ममालिक की तरफ से ये ऐलान सामने आया हो कि हम किसी अमरीकी तैयारे को नहीं गुजरने देंगे अपने ऊपर से, हम अमेरिका की प्रोडक्ट्स का बायकॉट करेंगे। कभी इन्होंने कहा हो कि अमेरिका के ऊपर हम मुआशी पाबंदियों का ऐलान कर रहे हैं, या हम अमेरिका के साथ अपनी तजारत कम कर लेंगे, या फिर अमेरिका जो है उसकी हम प्रोडक्ट्स का बायकॉट करते हैं, या अमेरिका का जो ख़बर रसां इदारे हैं हम उनका बायकॉट करेंगे। नहीं, इन्होंने कभी इस किस्म का कोई ऐलान नहीं किया, क्योंकि ये जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं इनसे इनके ममालिक जो हैं वो जिस तरीके से चल रहे हैं, इनके रिसोर्सेज से मॉडर्न डे में हमने 1945 के बाद देखा किस तरह अमेरिका पूरी दुनिया में चीन से लेकर अब जो रीसेंट सिचुएशन चल रही है अब तक, बिल्कुल आगाज़ से 1949-50 से लेकर अब तक अमेरिका हर साल किसी न किसी जंग में, कोई एक ऐसा वक्त नहीं गुजरा जिस वक्त अमेरिका के पास कोई एक एक्टिव वॉर जोन ना हो। अमेरिका ये सब कुछ कर रहा है और इसका मकसद जो है इस दुनिया पर अपनी इजारादारी कायम करना है। लॉकहीड मार्टिन है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स के ये असलहे बनाते हैं, असलहे बेचते हैं, और ये असलहे की इंडस्ट्री से इस दुनिया को रूल करते हैं। दुनिया के जो पहले 10 बड़े असलहे के प्रोड्यूसर्स हैं और जो असलहे के ख़रीदार हैं, उनके मसाइल अगर आप जाकर देखें, और मैं क्योंकि अक्सर अपनी वीडियोस में तस्करा करता रहता हूं, चाहे अमेरिका हो चाहे रूस हो, रूस भी दूसरा सबसे बड़ा सप्लायर और प्रोड्यूसर ऑफ वेपन्स है दुनिया में, अमेरिका नंबर 1 पे है, इसमें इटली शामिल है, इसमें फ्रांस शामिल है, इसमें बरतानिया शामिल है। यही वो ममालिक हैं जो दुनिया को दर्स देते हैं कि आप मामलात अफाम के आप जो है वो नस्ल कुशी कर रहे हैं, आप जेनोसाइड कर रहे हैं। जेनोसाइड किस तरीके से होती है, किस असलहे से होती है? वही असलहा जो ये बनाकर दोनों पार्टीज़ को बेच रहे होते हैं, एक को खुद बेच रहे होते हैं और एक को अपने किसी दूसरे तरीके से बिकवाया जा रहा होता है असला। बहरहाल आप जाकर इनकी फहरिस्तें देखें, बरतानिया कहाँ कहाँ पर हुकूमत करता रहा, आज भी कौन कौन से इलाके हैं जहाँ पर उनकी हुकूमत कायम है, कौन सी फ्रांकोफोनी कंट्रीज़ हैं, क्यों अफ्रीका में जो है वो 20 से ज़ायद ममालिक, वहाँ पर सरकारी ज़बान अभी भी फ्रांसीसी बोली जाती है। वहाँ के लोग जो हैं उनको फ़्रेंच ज़बान आती है, वो फ्रांस में पैदा नहीं हुए, फ़्रेंच उनकी ज़बान नहीं थी। इन्होंने जाकर उनको कॉलोनी बनाया था, उनको रूल किया था और वहाँ पर अपना निज़ाम इनको देने की ज़बरदस्ती कोशिश की गई थी। बहरहाल ये एक हिस्ट्री का लेसन नहीं है, सवाल जो है वो सबको करने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस वक्त जोसेफ बोरेल ने ये कहा कि हम बंद करने जा रहे हैं स्पुतनिक को और रशिया टुडे को, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मैं आपके सामने उनका कोट रख देता हूं। उन्होंने कहा कि द ब्लॉक वुड बैन द 2 आउटलेट्स इन अ बिड टू फाइट रशियन डिसइंफॉर्मेशन, कि हम रूस की जानिब से फैलाई जाने वाली डिसइंफॉर्मेशन को रोकने के लिए इन 2 इदारों को बैन कर रहे हैं। वी आर किलिंग द स्नेक ऑन इट्स नेक, कि हम गर्दन से और सर से सांप को कुचलने की कोशिश कर रहे हैं और हमने इसका आगाज़ कर दिया है। सो दीज आर द डिटेल्स। आपको मालूम है क्योंकि ये स्टोरी बिल्कुल सेपरेट है, साइड बाय साइड मुज़ाकरात का सिलसिला जो है वो यूक्रेन और रूस के दरमियान, उसके आउटकम के हवाले से इंशाल्लाह सुबह आपके सामने तफसीलात रखूँगा। अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।